तो उपासना दीदी पीएचडी इन बायो फर्टिलाइजर्स है, और दीदी प्रेजेंटली अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में फैकल्टी मेंबर के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रही है। दीदी लंबे समय से यूएचयू के साथ में जुड़ी हुई है। इनफैक्ट हम सभी को दीदी का मार्गदर्शन प्राप्त है। दीदी ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स में रिसोर्स पर्सन्स के रूप में भी अपनी भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी धन्यवाद। अ, तो जैसे यशवंत भैया ने बताया, मैं उपासना हूँ। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो अपने माता पिता की छत्र छाया में पले बढ़े चार भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे मातृ जनपद बहराइच का समाज थोड़ा रूढ़िवादी रहा, जहाँ लोग मान्यताओं के चलते लड़कों और लड़कियों के पालन पोषण में भिन्नता रखते हैं। लेकिन अपने परिवार में ये भिन्नता मुझे कभी नहीं महसूस हुई, और एक सामान्य बच्चे की तरह मेरा भी बचपन माता पिता और शिक्षकों की बात मानकर जीने से शुरू हुआ। सौभाग्य कहूंगी कि पारिवारिक वातावरण हमेशा से ही ज्ञान और समझ की यात्रा में बहुत सहयोगी रहा। बहुत सारे झंझावातों और परिस्थिति जन्य चुनौतियों के बाद भी प्रश्न करने और उत्तर तलाशने का वातावरण माता पिता के संरक्षण में मिलता रहा। सबसे बड़ी संतान होने के कारण फैमिली डिसीजंस में बचपन से ही प्रतिभाग हुआ, और छोटे भाई बहनों के समक्ष सही और आदर्श रूप में प्रस्तुत होने के प्रयास में विश्लेषण और तार्किक क्षमता हमेशा से खूब रही, और उसको सराहना भी मिली। लेकिन निर्णयों की सराहना का समय मात्र मायके तक सीमित रहा, और विवाह के बाद मिले परिवार में सबसे छोटी बहू के रूप में मेरे विचारों की ना तो अपेक्षा बनी, ना ही कुछ विशेष स्वीकार्यता। लेकिन निर्णय होते रहे, और उसी क्रम में योग संयोग से गाजियाबाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ की कर्मस्थली बना। आज मैं गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पीसीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में डीएमओ गाजियाबाद के पद पर सेवाएं दे रही हैं। हमारे पास दो बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसमें बड़ा बेटा ग्रेजुएशन और छोटा 9th क्लास में शिक्षा ले रहे हैं। यूएचवी या मूल्य शिक्षा परिवार से जुड़ना 2010 में हुआ, जब आईआईटी कानपुर में एक 8 दिवसीय पहली वर्कशॉप की। कॉलेज से फॉर्मल नॉमिनेशन के साथ, क्योंकि बीटेक पाठ्यक्रम में सन 2009 में मूल्य शिक्षा का समावेश हुआ था, और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ट्रेनिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए संस्थाओं के द्वारा शिक्षक नामित किए जाने थे, तो कानपुर आईआईटी में गई शिविर अटेंड करने के लिए। कानपुर आईआईटी में वो पहला शिविर मेरे जानने की यात्रा में केवल इतना सहयोगी रहा कि कुछ शब्दों के अर्थ मिले और परिभाषाएं मिली, जो सही जीने में सहायक लगी, और कुछ लोगों से प्रारंभिक परिचय भी हुआ, जिनसे मिलकर ऐसा लगा कि ये संबंध जीवन पर्यंत निभाए जा सकते हैं। कभी भी इनसे संपर्क करके समझने की यात्रा में बिना शर्त सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। श्रद्धेय गणेश सर, गौर सर और भी बहुत सारे लोग, इनसे परिचय वस्तुतः उस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि रही। लौटने पर ऐसा लगा कि जो भी बातें 8 दिवसीय शिविर में हुई हैं, उनको तो मैं परिवार में भी सुनती आई हूँ, और स्वीकृति के भाव के साथ, जैसे परिवार में मौन स्वीकृति रहती थी, सभी प्रस्तावों को वहां भी स्वीकार कर लिया था। किसी बाध्यतावश नहीं, बल्कि लगभग ऐसी जीवन शैली को शुरू से ही मानती आई थी। इसी आधार पर सभी प्रस्तावों को बिना विरोध या तर्क के स्वीकार कर लिया था। फिर उसी क्रम में बीटेक छात्रों को सब्जेक्ट पढ़ाने का अवसर मिला, तो परिवार में विरासत रूप में नैतिकता और सदाचरण के उपदेशों की पृष्ठभूमि के साथ, और माता पिता के आशीर्वाद स्वरूप
बोलने की क्षमता, वाक्पटुता, इन सब के सम्मिश्रण के साथ में कुछ कक्षाओं को विषय मात्र के रूप में पढ़ा दिया। प्रशंसा भी मिली अच्छे फीडबैक के रूप में। लेकिन स्वयं के लिए कुछ खास उपकारी रहा हो वो समय, ऐसा आज नहीं देख पाती हूँ। हालांकि तब बहुत गर्वित महसूस करती थी। गौरव के भाव का पता जो नहीं था, और ऐसा लगता था कि अगर वस्तु को मैं ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत कर ले रही हूँ और लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, तो मेरा शिक्षण प्रशंसनीय और गौरव योग्य है। उसके बाद PSL2, PSL3, सार सत्र आदि में स्वयं को समझने की यात्रा, और फिर इसी क्रम में ऑब्जर्वर, को फैसिलिटेटर और फैसिलिटेटर की तरह संबंधियों को समझने में सहयोग करने के प्रयास में आज ये युवच्छवी परिवार लगातार बड़ा होते देख रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखकारी है। हायर वर्कशॉप्स करते हुए स्वयं और अस्तित्व को समझने के प्रोसेस में अभ्यास के सभी बिंदुओं को सुना तो कई बार था, लेकिन श्रेष्ठ जनों के दिशा निर्देश में स्टेप बाय स्टेप अभ्यास 1 और अभ्यास 2 के लिए अवसर मॉर्निंग सेशंस के तौर पर कोरोना काल में बना। समय भी था, चैलेंजिंग परिस्थितियां भी थी, मित्रों सहयोगियों की उपस्थिति रही, तकनीकी का सदुपयोग हुआ, और गुरुजनों के संरक्षण में हर एक बिंदु को समझने और जी कर देखने का कार्यक्रम बना। स्टेप 1 यानी अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखना है। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास शुरुआत में काफी मुश्किल लगा मुझे। बाहरी दुनिया को देखने का अभ्यास इतना ज्यादा था कि कल्पना दिखती नहीं थी, और संवेदनाएं बहुत बड़ी बाधा लगती थी भाव विचार तक जाने में। जोर डालने पर सरदर्द होता था, लेकिन साथ में उत्कंठा भी तीव्र थी कि कल्पनाशीलता को देखना है। धीरे धीरे विचार दिखने लगे, विचार में निकट संपर्क के लोग दिखने लगे, कुछ घटनाएं दिखने लगी, और एक श्रृंखला सी दिखने लगी, लगभग लगभग मूवी जैसी। लेकिन कल्पनाशीलता को देख लेने की ये उपलब्धि अपने में एक बड़े द्वंद को जन्म देने का कारण बन गई। विचार या घटना को देखते हुए या तो दूसरे की गलतियों पर ध्यान जाने लगा, या अपनी गलतियों पर रिग्रेट होने लगा। तो उहापोह की इस स्थिति में दूसरे को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से ठीक करने का प्रयास करने लगी, और खुद का आचरण अनिश्चित सा होने लगा। परस्परता में, परिवार में कुछ मान्यताओं को ठीक मानकर निर्वाह करने के विचार आपस में ही टकराने लगे। जैसे जहां अपनत्व है वहीं तो नाराजगी है, या फिर घर को चलाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यतः तो स्त्री की ही है। कुछ सिखाते हुए कठोरता भी जरूरी है। ये सब विचार तत्क्षण के सुख में बाधा बनते दिख रहे थे, और मैं इनको बलपूर्वक हटाकर सुखी होने का प्रयास करने लग गई। बाहर प्रतिक्रिया को रोकना है, कुछ ऐसा करना है जिससे सब ठीक हो पाए। फिर एक मेरे करने से क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाए कि सब सही समझ पाए। कोई बात नहीं, जब तक सब नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी तो ज्यादा है। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव विचारों में उलझने से लगी, थकने लगी। लेकिन फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुए अभ्यास सत्र में स्टेप 1 को करते हुए गणेश सर का पहला स्टेटमेंट कि कल्पनाशीलता को बस देखना है, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना रोके या बदलने का प्रयास किए। अरे वाह, कैसा महत्वपूर्ण संकेत था। कल्पनाशीलता को सिर्फ देखना है, कोई मूल्यांकन नहीं, केवल देखना है। सरल था, जो चल रहा है बस देखना है। मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है ये दिखने लग गया, और वो भी नेचुरली, एफर्टलेसली। दिखने लगा कि मेरे विचार में ज्यादातर वो घटनाएं या लोग हैं जो या तो मेरे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं।
और अब मेरी पात्रता बनी स्टेप 2 के लिए। अब विचारों भावों का स्वमूल्यांकन करना था। जब कुछ विचार चल रहा है तो उसके पीछे भाव कैसा है, संबंध का या विरोध का। जैसे परिवार में सुमति हो, बच्चे सदाचारी संस्कारी हो, परिवार में संवाद का पर्याप्त अवसर हो। ऐसे विचारों के साथ चलते चलते कब हस्बैंड का ऑफिस से लेट घर आना, ज्यादा से ज्यादा सुविधा जुटाने पर ध्यान रहना, घर का व्यवस्था में मेरे अनुसार सहयोगी ना हो पाना, और फिर सिस्टम को कोसना, अपने पर पूरी जिम्मेदारी का बोझ ले लेना, ये सब विरोध के भाव चलने लग गए। इसको देखने में स्टेप 2 बहुत उपकारी रहा। मेरे भाव विचार मेरे स्वभाव के अनुरूप तो नहीं है। ऐसे भाव विचार मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है। उसको चलाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया के। अभी भी ना तो प्रतिकूल विचारों को रोकने का प्रयास करना है, ना ही इसको बदलकर अनुकूल विचार लाने का प्रयास। बस इतना ही कि ये भाव विचार मुझे सहज स्वीकार नहीं है, इसको देख लेना है। भाव विचारों के स्व मूल्यांकन के साथ स्टेप 3 में अपनी स्थिति को ठीक ठीक मूल्यांकित कर पाई। इन चल रहे भावों के साथ मैं आराम में नहीं थी, क्योंकि स्वभाव तो संबंध का है, चाहती तो संबंध हूं, लेकिन विरोध चला रही हूं। इस अंतर विरोध के साथ दुखी थी। मुझे आसानी से दिखा कि बाहर भले ही उत्सव आयोजन था, सभी सुविधाएं थी, लेकिन इस अंतर विरोध के साथ मुझे ये सुविधाएं या आयोजन कोई रुचि या आराम नहीं दे रहे। हर क्षण मैं तो दुखी हूँ। बल्कि ऐसे में उत्सव आयोजन इनर रिएक्शंस का कारण बनते थे। यानी कि दूसरे का जीना या आचरण मेरे अनुकूल नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ, या फिर तमाम उत्सव आयोजन मेरे सुख का कारण बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख पाई। मैं देख पाई कि मेरा सुख दुख मेरे भाव के आधार पर तय हो रहा है। जब जब अंतर विरोध से जीना हो रहा था, स्वभाव के उलट जीना हो रहा था, दुखी हो रही थी। तो निर्णय बना कि अगर भाव विचार चलाते हुए स्वभाव को ध्यान में रखा जा पाए, तो सुख की निरंतरता की स्थिति को महसूस किया जा सकता है। भाव विचार का निर्णय मैं किस आधार पर ले रही हूँ? सही समझ या मान्यता, स्वभाव या दबाव प्रभाव। तो देख पाई कि संबंध से जीना तो चाहती हूँ, लेकिन संबंध की स्पष्टता के बजाय मान्यताओं के साथ जीना हो रहा है। विश्वास और पूरकता के बजाय अपने में ये विचार काफी जड़ जमाए बैठा दिखा कि मेरी समझ अच्छी है, सही है, इसलिए दूसरों को मैं समझा सकती हूँ, और अगर दूसरा मेरी बात नहीं मान रहा है तो वो गलत है, उसको ठीक होना है। लेकिन बार बार अभ्यास सत्र में भाग लेते ये प्रश्न भी बनने लगा कि अगर मेरी समझ सही है, अच्छी है, तो फिर मैं आराम में क्यों नहीं हूं? मेरी अपनी संबंध की समझ का ही मूल्यांकन होने लगा। दिन भर में कितनी बार दूसरे की चाहना पर, इंटेंशन पर विश्वास बना रहता है, इसको देखने का मन बनाया। और सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम इस विश्वास भाव का अभाव ही अपने दुख का मेन रीजन दिखा। बहुत निकट के संबंधों में हस्बैंड बेटों के साथ ये अभाव और ज्यादा नोटिस हुआ, जिसके कारण बहुत सारी खीज, शिकायत और बार बार, रादर कई बार संवादहीनता की स्थिति बनती थी, ऐसा दिखा। एक दिन में जब बार बार ऐसे अभाव भरे क्षणों के बारे में ध्यान जाने लगा, तो निश्चय किया शिकायत मुक्त संबंधों तक पहुंचने का। घर में, कॉलेज में, वर्कशॉप में, समाज में, हर जगह जीते हुए निर्णय पूर्वक ध्यान बनाए रखा जाए कि कब कब भाव विचार में क्षोभ या क्रोध बन रहा है।
उसी समय स्वभाव यानी विश्वास भाव को चलाने का निश्चय बनाए रखा। धीरे धीरे सेल्फ करेक्शन का मेरा अभ्यास बना। पहले गड़बड़ हो जाने के बाद जो बात पकड़ में आती थी, अब वो विचार में चलते हुए और धीरे धीरे भाव स्तर पर ही पकड़ में आने लगी। इस तरह स्टेप 6 और स्टेप 7 के लिए रास्ता खुला। सह अस्तित्व, वह परम नियम जिसमें सभी इकाइयां जुड़ी हुई हैं और अस्तित्व में डूबी हुई हैं। सह अस्तित्व जिसमें कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। सह अस्तित्व जिसमें प्रत्येक इकाई सक्रिय है, स्वनियंत्रित है और समग्र व्यवस्था में भाग ले रही है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, तालाब, नदियां, पशु, पक्षी, इन सभी का अस्तित्व इतना व्यवस्थित है, उनकी परस्पर पूरकता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और मैं भी स्वाभाविक रूप से संबंध और पूरकता ही चाहती हूँ। यानी मुझे सभी के साथ संबंध ही सहज स्वीकार्य है। संबंध केवल ये बताने के लिए नहीं कि मेरे जीवित रहने के लिए अन्य सभी इकाइयां आवश्यक हैं, क्योंकि अब तक मैं यही पढ़ाती ही रही थी। पर्यावरण विज्ञान मेरा विषय है और मुझे प्रकृति के बारे में बात करने में शुरू से ही रुचि रही। लेकिन अब मेरी कल्पना में मुझे व्यवस्था, संबंध और संबंधों में भागीदारी दिखने लगी। मुझे सामान्यतः जीते हुए ये दिखाई देने लगा कि अगर मैं प्रकृति से संबंधित हूँ, तो इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है। और ध्यान केवल अभिव्यक्तियों से हटकर, पढ़ाने से हटकर भाव पर चला गया और पूरकता और भागीदारी की तरफ गति हुई। ये क्लियर कट दिखाई दिया कि जब तक संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व पूर्णता में नहीं दिखता, मेरा स्वभाव में निरंतर सुख से जी पाना संभव नहीं है। और इसके साथ और भी निष्ठा और दृढ़ता के साथ वस्तु को समझने का, भाव, विचार, सह अस्तित्व, व्यवस्था और संबंध के अर्थ में ही चलाने का स्वस्फूर्त निर्णय बना। समस्या और दुख परिस्थिति जन्य नहीं है। मेरा स्वभाव में न जी पाना ही मूल समस्या है, दुख का कारण है। सेल्फ करेक्शन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्रयास करना है, हर पल, हर क्षण। फिर एक्सरसाइज 2, इसके साथ मैं और शरीर को देखने के क्रम में बताऊं, तो मुझे इसका भास आभास पहले से होता था कि मैं शरीर नहीं हूं, किंतु मैं केंद्र में हूं और शरीर का सदुपयोग या दुरुपयोग अपनी समझ के आधार पर करती हूँ। इसको देखने में ये अलग अलग स्टेप्स काफी महत्वपूर्ण रहे। मैं और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मैं अगर कुकिंग का निर्णय लेती हूँ, खाना बनाने का निर्णय लेती हूँ, तो शरीर के अंगों को उस अर्थ में विभिन्न प्रकार के संकेत देती हूँ, निर्देश देती हूँ। और इसी बीच गरम कुकर को उतारते हुए उंगली की, है ना, स्किन जल गई, एक इंफॉर्मेशन मिली, सूचना आई। लेकिन अगर कॉलेज जाना है तो उस जलने पर ध्यान नहीं गया। इवन क्लास में पहुंचकर लिखते हुए भी उस दर्द पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब शाम को घर वापस लौटते हुए बस में बैठकर ध्यान गया कि स्किन कुछ टफ सी, रफ सी हो रही है और उसमें थोड़ा दर्द भी है। मतलब सूचना के आने भर से उस पर ध्यान जाएगा या उसका आस्वादन होने लगेगा, ऐसा नहीं है। मुझे जब जो महत्वपूर्ण लगता है उसी सूचना को मैं पढ़ती हूँ, हर सूचना को नहीं। अच्छा, ये भी देखना सुखद था कि मेरे और शरीर के बीच पर्याप्त दूरी है। कोई घटना या क्रिया बाहर हुई
जैसे किसी का जोर से बोलना या फिर हाथ में गरम बर्तन का ही लग जाना, उससे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा जो निश्चित है। लेकिन क्योंकि मैं शरीर से दूर हूँ, भिन्न हूँ, इसलिए उस प्रभाव से मुझे प्रभावित होना है या नहीं, ये मेरा निर्णय है। उसी सूचना को और शरीर पर उसके प्रभाव को अर्थ तो मुझे देना है, जिसका आधार समझ भी हो सकती है और मान्यता भी। तो सिर्फ मानकर अगर वस्तु का, घटना का या क्रिया का मूल्यांकन किया, तो निर्णय आवेश भरा, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होगा। जैसे किसी के द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त करना अन्याय को बढ़ावा देना। इस मान्यता के साथ मैं आने वाले अपशब्द को सुनकर अपमानित होती हूँ, दुखी होती हूँ, और फिर बदले की भावना के साथ आउटर रिएक्शन करते हुए शरीर का दुरुपयोग करती हूँ। वहीं दूसरी ओर, बोलने दो, कोई बोलता है तो मुझ पर उसके शब्द चिपक थोड़े ही गए। इस मान्यता के साथ भी भले ही मैं संवेदना को सुनकर ना बोलने का निर्णय लूं, चुप रहूं, पर संवेदना को सुनकर अर्थ देते हुए स्वयं में दुखी होती हूँ। फिर जबरदस्ती चुप रहते हुए भी, अपमान का घूंट पीते हुए भी दुखी रहती हूँ। दोनों ही मान्यताओं के साथ शरीर का सदुपयोग अपने स्वास्थ्य के अर्थ में और दूसरे में समझ वृद्धि के सहयोग के अर्थ में करने का निर्णय तो नहीं हो पाता। और ये मेरे स्वभाव से भिन्न स्थिति हुई, इसलिए ये सब दुख देता है। तो मैं सह अस्तित्व व्यवस्था और संबंध को पूरा समझ कर ही और शरीर के बीच स्पेस को रियलाइज कर पाऊंगी। ये सेंस तो होने लगा है, ये भी पहचान में आने लगा है कि सह अस्तित्व में रहते हुए सभी यूनिट्स क्रियाशील है, व्यवस्था में है, संबंध का निर्वाह कर रही हैं। कहीं कोई क्योस नहीं है, क्लैश नहीं है। लेकिन मानव चेतना और पशु चेतना के बीच दोलन करते हुए कभी कभी शरीर को ही, बाह्य परिस्थिति को ही पूरा वेटेज देने की अपनी स्थिति भी दिखती रहती है। और फिर ध्यान जाता है कि प्रतिक्रिया नहीं, वही पहला स्टेटमेंट, ना तो दूसरा ठीक हो जाए इस अर्थ में, और ना ही मुझसे गलती कैसे हो गई ऐसा विचार करते हुए। कुल मिलाकर यात्रा है। सौभाग्य से सही का रेफरेंस मिल गया है। आ, बस अपने में प्रमाणित होना शेष है, और तदर्थ शेष यात्रा को नियोजित करना है। कुल मिलाकर सब कुछ इतना तृप्तिदायक है कि ये एक्सपीरियंस करना कि अस्तित्व सहज ढंग से, अस्तित्व में बहुत कुछ हो ही रहा है, अवसर बन रहे हैं, वर्तमान संस्कार भी पर्याप्त सहयोगी हो रहा है। बस थोड़ा सा ही अपनी तरफ से ध्यान देकर समझना है, सीखना है, करना है। और समझने, ध्यान देने के लिए ये सभी अभ्यास सत्र हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हुए अभ्यास सत्रों में मैंने शुरुआत के 5 अभ्यास सत्र बिना किसी गैप के किए, और वो मेरे लिए बहुत उपकारी रहे। उसके बाद से अपने में अभ्यास ही बन गया है, हर पल हर क्षण अपनी कल्पनाशीलता को देखना, अपने भाव विचार को देखना, और उसके आउटकम के रूप में व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, है ना। ये सब अभी ऐसा दिखता है कि इस पर अपना नियंत्रण, है ना, स्वभाव के साथ में जीना, ये काफी बार संभव हो पा रहा है। जहां तक प्रतिभाग की बात है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए वैल्यू एजुकेशन के कंटेंट डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी स्वीकारी है। के लिए, अपनी संतान के लिए इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता कि शिक्षा शुरुआत से ही शून्य में
संपृक्त इकाइयों को देखने में सहयोगी हो सके, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम सभी अपनी कल्पनाशीलता में उत्तरोत्तर ग्रेजुअल विकास देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या परिमार्जन देख पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह रियलिटी को समझ के, वास्तविकता को समझकर जीवन में विकास का और एक स्वस्थ मानवीय परंपरा का निर्माण कर पाए। इस शुभ इच्छा के साथ बहुत सारी कार्यशालाओं में एज आरपी टीम भागीदारी हो रही है, और एआईसीटी और एकेटीयू अजय ये अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर पा रही हूँ। पर फिर भी दिखता है कि बहुत लंबी यात्रा है, अभी बहुत सारा प्रयास करना है। और इस प्रयास में जो मेरे अग्रज हैं, जो समझ की यात्रा में, है ना, श्रद्धा की जगह पर मुझे शिष्टता की जगह पर दिखते हैं, और मित्रों का जो अपने साथी सहयोगी हैं, जो अपने साथ यात्रा कर रहे हैं, इन सभी का बहुत सहयोग है। विधान की विधि और परंपरा का भी काफी बड़ा रोल मैं देख पाती हूँ। तो सबके प्रति कृतज्ञता। अच्छा लगता है स्वमूल्यांकन करके जब आप सबके सामने बात रखती हूँ। खूब आभार, हार्दिक धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही, हम सभी के लिए काफी लाभदायक रहेगी। जी। बस छोटी-सी बात पूछनी थी, मान्यता जैसे आप ही को ये प्रश्न पूछना मुझे लग रहा था पूछना जाए। जैसे हमारे कन्वर्सेशन में ह्यूमर का जो एक स्थान होता है, तो आपका जैसे ये प्रवास रहा है अभी 10 साल, 15 साल का यूएचवी का, तो उसके पहले मतलब जैसे आपके पढ़ाने में या आपके कन्वर्सेशन में, डायलॉग्स में ह्यूमर का जो पहले स्थान था और अब जो स्थान है, या हम कंटेंट डिलीवर करते हैं या बच्चों के साथ बात करते हैं, तो ह्यूमरस तरीके से बात करना काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, और हमारी भी उस तरह की पहले आदत होती है, मान्यताएँ होती है, उसको लेके हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी लोग प्रभावित भी हो जाते हैं, और हम अब जो बात रखते हैं तो उसमें थोड़ी-सी गंभीरता ज़्यादा ही हमको रखनी पड़ती है। तो ये बदलाव, और जो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं दीदी? बस आपको पूछना था ये बात। जी, जी, अजय भैया, जी। तो जब हम पढ़ा रहे हैं, अध्ययन में, है ना, संलग्न हैं, शिक्षा में संलग्न हैं, तो 2 बातें मुझे दिखती हैं। तो एक तो वस्तु की स्पष्टता हो, और दूसरा शैली, है ना? तो जो जी, आप कह रहे हैं वो शैली से संबंधित प्रश्न है, और वो शैली में डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, है ना? उसमें अगर हमको थोड़ा लाइटर साइड पे रख के बात करनी है, बच्चों के साथ एक कनेक्ट करते हुए, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर हम उस शैली को ओवर प्लेस कर लेते हैं और प्रभावित करने के लिए, है ना, ये ह्यूमर क्रिएट करते हैं, जिससे कि जी, लोगों में एक अपनी जगह बन जाए, लोग मुझे, है ना, वैल्यू देने लग जाएं, तो ये अपने में जांचने की बात है। वस्तु की स्पष्टता के साथ वस्तु पहुंच पाए, उसके लिए, है ना, परिस्थिति को ध्यान में रख करके अगर मुझे अपनी जो भाषा है, या फिर जो अपनी भाव भंगिमा है ना, थोड़ी लाइटर साइड करनी है, डिपेंडिंग ऑन सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन वस्तु की स्पष्टता के साथ में उसको उसी गंभीरता से पहुंचाना है। इस बैलेंस के साथ में हम लोग अपनी शैली को, है ना, गंभीर या फिर लाइटर साइड पर रख सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो विशेष बात ये लगती है कि कई बार हम अपनी शैली को एंजॉय करने लगते हैं, उस उसमें सुख ढूंढने लगते हैं, उसमें सम्मान ढूंढने लगते हैं, है ना? जी, तो वो जी, जी, अपने जी, में मूल्यांकन की बात है, क्योंकि उसकी निरंतरता नहीं हो सकती, है ना? तो जी, आप अपने में अगर शैली को लाइटर रखते हैं, और सपोज, है ना, अभी सामने वाले की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, और फिर वो हुँ, बहुत हुँ, डाइल्यूट हो गया कुल मिलाकर के, जो परस्परता में जब हम बात को रख रहे हैं, तब हमें अपने में ही क्षोभ बनने लगता है, अपने में ही रिएक्शन बनने लगता है।
तो वो ह्यूमर जिसे अभी थोड़ी देर पहले एंजॉय कर रहे थे, है ना, अभी वो उस तरह जी से एंजॉयबल नहीं लगता, फिर हम टफ होने लगते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। मुझे बार बार लगता है बाहर में जो भी कर रही हूँ, है ना, ह्यूमर के साथ में या सिंसियरिटी, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में, है ना, अंदर हिलना डुलना ना हो, अंदर स्थिरता बनी रहे। बाहर परिस्थिति जन्य, है ना, शैली को अप डाउन, हाँ, लाइटर और सीरियस, वो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी 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 दीदी, थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भैया। जी, वेरी वेरी नाइस एक्सप्लोरेशन, वेरी मच यूजफुल। क्वेश्चन जो भैया ने पूछा, अजय भैया ने, मेरा उसके पहले ही एक बना था कि आई एम फाइंडिंग यू, मतलब आपको जब भी हम देखे अभी कॉन्फ्रेंस में तो बहुत बार पूरा दिन भर 2-3 दिन, तो ऑल द टाइम यू सीम्स टू बी हैप्पी। थोड़ा इसके बारे में बताएं कैसे रहा, यानी विदाउट ह्यूमर ऑल्सो, अभी जो डिस्कस हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा क्वेश्चन पहले ही बना था। जी प्लीज। जी 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 you- जी भैया, तो पूरे इस यात्रा में 2010 से लेकर अब तक जो सुख की वास्तविकता समझ में आई है ना, तो वो ये दिखता है कि सुख एक्चुअली व्यवस्था की और समझ की स्पष्टता में है। सुख संबंध में जी पाने में है। तो जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं, है ना, जी जिसमें व्यवस्थित भागीदारी हो पा रही हो, है ना, व्यवस्था की समझ के साथ, और संबंध में जीना हो पा रहा हो, हाँ, आप जैसे सभी लोग जो इस यात्रा में हैं, हाँ, व्यवस्था की को समझने में, संबंध में भागीदारी करने में, जब भी ऐसे उत्सव आयोजन बनते हैं, जब भी ऐसे अवसर बनते हैं, है ना, तो वो अपना जो स्वभाव से, है ना, जो मिलती हुई परिस्थिति है, उसके साथ मैच हो करके वो आपको एक्सप्रेशन रूप में भी, प्रसन्नता रूप में दिखाई पड़ता है ना, जिसको आप अभी मेंशन कर रहे हैं। लेकिन मैं अदरवाइज भी ऐसी परिस्थिति अगर नहीं भी मिलती है ना, तो मैं उस हम्म, समय ये देख पाती हूँ कि जो ये जो नियम है, सहअस्तित्व, व्यवस्था और संबंध, अगर मेरे विचार में भी ये लगातार चलता रहता है, बना रहता है, जो अब बना रहता है इतने सारे, इतना समय लगाने के साथ में, अब ये बना रहता है हर पल हर क्षण, है ना, तो उसके जी साथ भी अपने आप में एक व्यवस्थित, एक सुख की स्थिति रहती है, जो सामने वाले को एक आत्मीयता के रूप में, एक, है ना, एक वो भाव के साथ प्रस्तुत होने की स्थिति के रूप में आप लोगों को एक्सपीरियंस होती है। तो ये मुझे और भी प्रमाण मिलता है इस बात का कि ठीक है, मतलब संबंध को समझना, भाव को समझना और जीना हो पा रहा है। तो धन्यवाद भैया इस शेयरिंग को रखने जी। के लिए। मतलब ये जो कुछ भी हम करते हैं, हम भी धीरे धीरे अपने आप में देख पा रहे हैं, जैसा आप देख पा रही है, विदाउट एनी जी एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, मतलब बिना कुछ किए दूसरा मुझे क्या बोलने वाला है या दूसरा कुछ क्या करने वाला है, उससे अपार्ट फ्रॉम, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द अदर्स, हम अपने आप में ये चला रहे हैं। जी दीदी, जी थैंक यू। जी। प्रयास ऐसा है भैया, कई जी बार थोड़े समय के लिए ऐसा नहीं है, अभी हम लोग यात्रा में हैं, तो कई जी बार बहुत सारी ऐसी बाहरी स्थितियां, बाहरी परिस्थितियां, बाहरी प्रभाव कई बार अपने में दोलन करते भी हैं, जो अपने में दिखता है ना, लेकिन जी इतना दिखता है कि उसके लिए सेल्फ करेक्शन की एक मैकेनिज्म मिल गई। तो उसमें भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उससे बाहर आवेश तो बिल्कुल ही नहीं आता, और अंदर के आवेश को शांत करने में अपने पास में ही एक मैकेनिज्म उपलब्ध है। और फिर बाकी बहुत सारे श्रेष्ठ जनों का, सीनियर्स का जो सानिध्य है, वो तो हमेशा एक अवसर की तरह है ही, है ना, जिसको मैं एक ब्लिस की तरह मानती हूँ अपने लिए। तो इस सब कॉम्बिनेशन के साथ में सुखपूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने की तरफ गति हो पा रही है भैया। जी जी, थैंक यू दीदी। जी नमस्ते दीदी। अ, पहले तो जी मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि द पर्पस ऑफ द सोसाइटी एंड द पर्पस ऑफ द ह्यूमन, द हैप्पीनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द पीपल, और इफ वी आर सेइंग एनीवन द satisfaction. But then also the purpose, we are having the happiness, but then also it is difficult to implement in the society, and it may be from the inner or it may be from the outer. So what should be the mechanism we have to follow, that we need to uh,
think about? Means I want to ask for this if it is possible. जी, 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 रूपम जी। आप जिस जगह पर हैं जिस पोजीशन पर है उसमें ये जो आतुरता या उत्कंठा है या फिर जो ये है ना प्रश्न है, ये बहुत स्वाभाविक सा दिखता है ना? तो एक प्रिंसिपल होने के नाते आप बहुत सारे लोगों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, है ना? जी, जैसे फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, अ, हमारे जी, मैनेजमेंट है, तो वी आर मतलब हम एक ब्रिज की तरह, सेतु की तरह काम करते हैं। तो वो सेतु सही किस तरह बात से डिफाइन करना चाहिए, वो मुझे एक आइडिया चाहिए था। है। जी, 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 बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए, अपने में कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए अपने को ये दिखता है कि जहाँ-जहाँ अपना जीना हो रहा है, व्यक्तिगत है ना स्तर से लेके इंडिविजुअल लेवल से लेकर के और फिर फैमिली और फिर सोसाइटी और फिर नेचर एग्जिस्टेंस, इस सब में मेरी भागीदारी हारमोनियस हो पाए, है ना? जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो पाए। हाँ, समग्रता के अर्थ में हो पाए, होलिस्टिक हो पाए, ये तो बहुत सहज चाहना है। जी। लेकिन इसके लिए एक क्रम है ना? उस क्रम पर जब ध्यान जाएगा तो आगे आने वाले जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, ऑटोमेटिकली फिर वो आसान दिखेंगे। अभी अगर हम सीधे से समाज की या प्रकृति की, है ना, प्रकृति की तरफ अपनी भागीदारी को सोचते हैं, बिना अपनी व्यवस्था को समझे, बिना स्वयं की व्यवस्था को समझे, है ना, बिना शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हुए, तो कई बार अपने विचार ही टकराते हैं मान्यताओं के साथ में, क्योंकि समझ हुई नहीं है, स्पष्टता हुई नहीं है। और कई बार अपने को समाज के लिए, प्रकृति के लिए, है ना, इन्वेस्ट करते हुए शरीर का स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। तो इसलिए जो क्रम है उसको ध्यान रखना मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो व्यवस्था को समझना और व्यवस्थित जीना, इसमें अपनी व्यवस्था को, ह्यूमन की व्यवस्था को, मानव की व्यवस्था को समझना कि सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस हूँ, है ना? एक ह्यूमन के तौर पर मैं। और ऐसा ही दूसरा भी है, जितना अपने में समझ में आता है, फिर ये समाज में हो रहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं ना, इसका मूल समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो अपनी व्यवस्था है, सेल्फ की व्यवस्था है, इस पर उस व्यक्ति का ध्यान नहीं गया है और उसको शिक्षा से अभी पूरा सहयोग भी नहीं मिला है। इसलिए मान्यता आधारित जी रहा है ना? तो समाज पर काम करते हुए क्या कार्यक्रम बनाना है, उसमें देखें तो ये व्यवस्था की समझ, है ना? शिक्षा की वस्तु हो जाए मूल रूप से, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट दिखता है और उसके लिए अपनी भागीदारी दिखती है। तो जब भी समाज में अवसर मिले, तो शिक्षा के लिए, और शिक्षा में भी ये मूल्य शिक्षा, यानी कि व्यवस्था की समझ, समग्र व्यवस्था की समझ, है ना? अपने में क्लैरिटी के साथ, परिवार में उसको मूल्यांकित करते हुए, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में, यानी प्रेम और करुणा के साथ में हर एक व्यक्ति के लिए अगर हम इस भाव के साथ प्रस्तुत होंगे, तो बहुत आसान होगा चीज़ों को, है ना, समाज स्तर पर इम्प्लीमेंट कर पाना। अभी हम समाज को बहुत पृथक रख के, अलग रख करके देखते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारा कुछ करना है और अपने में भी अभी बहुत स्पष्टता नहीं है कि समाज कोई अपने आप में कोई, है ना, एक ऐसी अलग-थलग बात नहीं है, ये मेरे परिवार का ही एक्सटेंशन है ना? संबंध को जब हम समझने लगते हैं, प्रेम की स्थिति तक पहुँचने लगते हैं, तो फिर ये जो अंडर रूफ जो अपना परिवार दिखता है, ब्लड रिलेशनशिप जो दिखती है और उसमें जो अपना मैक्सिमम, है ना, टाइम और श्रम का इन्वेस्टमेंट दिखता है, अब उसका फैलाव हो जाता है और वो फैलाव धीरे-धीरे अपने स्कूल, कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और फिर धीरे-धीरे, है ना, और कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, फिर नेशन और फिर पूरा ग्लोब, पूरे अंतरराष्ट्रीय, है ना, स्तर पर अपने उस फैलाव को देख पाते हैं। और इसमें पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि भाव के साथ तो हर एक से जुड़ना, समाज में हर व्यक्ति से जुड़ना संभव हो पाता है। जो समस्या बनती है, वो शरीर के साथ मेरा जुड़ना कुछ लिमिटेड लोगों के साथ हो पाएगा, है ना? भाव के साथ सबके साथ हो पाएगा और सुविधा के साथ में और निश्चित लोगों के साथ और लिमिटेड लोगों के साथ हो पाएगा। तो इस क्रम में मन, तन, धन के साथ में, इस क्रम में
समाज में लोगों के साथ संबंध निर्वाह का कार्यक्रम बन सकता है। जी। जी, धन्यवाद दीदी। बहुत-बहुत अच्छा था। थैंक यू। जी। जी। जी, धन्यवाद दीदी। आपको सुनने का बड़ा ही आग्रह था और आपको सुनने के बाद और भी इच्छा हो रहा है आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। बट मेरा कुछ प्रश्न था कि जैसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो अ, मायके से ससुराल का जर्नी भी बताए, तो उसमें मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये जो आप शादी करके आए, तो न्यू फैमिली में आपको कैसे मतलब शुरुआती दौर में कैसे रहा, और ये कंटेंट के बाद आप उसको कैसे देख पाते हैं और वो कैसे इम्पैक्ट डाला, वो थोड़ा बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अगर मतलब जी ज्यादा भैया। पर्सनल ना हो तो। जी। नहीं 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 भैया, आप सब भी परिवार के लोग हैं, तो इसमें है ना कोई ऐसी बात नहीं है। जी। सबसे पहले तो जब आप मुझे शेयरिंग के लिए आपने कहा, और अभी भी जब आप ये बात को कहते हैं ना कि आपसे सुनने का मन कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल एक अपने छोटे भाई की तरीके से आप दिखते हैं। तो इसलिए मतलब मेरा भी मन बना कि ठीक है, हालांकि अभी इस वाले अभ्यास सत्र में मेरा सुबह जुड़ना नहीं हो पाता था, बहुत सारी और अलग तरह के एंगेजमेंट्स की वजह से। और ये प्रक्रिया तो अपने में चल ही रही है। कॉलेज में भी ऐसा वातावरण मिला हुआ है कि ये हर पल हर क्षण अभ्यास हो पा रहा है। तो यहाँ फिर अभ्यास सत्र में छुट्टी के दिन या कभी जब ही इस वाले में है ना 11th में जुड़ना हो पाया था। लेकिन फिर भी आपने कहा तो मुझे लगा कि ठीक है, बात को रखना चाहिए। तो उस तरह की एक आत्मीयता आपके जो रिक्वेस्ट में दिखती है, हमेशा से जब भी आप कुछ बात को कहते हैं उस तरह की एक सहजता, एक आत्मीयता दिखती है। तो इसके लिए मैं आपके प्रति है ना आभार अपना व्यक्त करना चाह रही हूँ। दूसरा, जो आपने प्रश्न पूछा, तो ये बात ठीक है कि अ, जब विवाह हुआ, शादी हुई, तो दो तरह के परिवारों से मतलब परिवारों में एक जीने की क्रम में, एक परिवार में एक तरह का संस्कार, एक तरह की मान्यताएं, एक तरह का अप्रोच, और दूसरे परिवार में दूसरे तरह का संस्कार, दूसरे तरह की मान्यताएं, दूसरे तरह का अप्रोच। शुरुआत में तो नो डाउट बहुत सारे अ, कह सकते हैं रेजिस्टेंसेस और थोड़ी डिस्टरबेंसेस बनी थी, क्योंकि काफी फर्क है दोनों ही परिवारों के रहन सहन और जीने में बहुत सारा फर्क है। पर्टिकुलरली मैं अ, एक संदर्भ मदर इन लॉ का देना चाहूंगी, जिसको मैं बहुत ठीक से देख पाई कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत ठीक से वो मूल्यांकित हो पाया है और बहुत स्थिरता की तरफ जा पाया है। तो मदर इन लॉ ये एक संबंध जिस मान्यता के साथ हम स्वीकारते हैं, हम भी स्वीकारते हैं और सामने वाला भी, है ना, जैसे उस संबंध के लिए है ना टर्न अप होता है। तो वहां पर बहुत सारा हिचक था, बहुत सारी हिच थी। अ, जब मैं परिवार में आई और उसके बाद में, क्योंकि मैं जॉब कर ही रही थी और माता जी हम लोगों के साथ सहयोग के लिए है ना आई रहने के लिए, तो शुरुआत में मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रयास, बहुत सारा एफर्ट डालती थी, सारे काम को कर लूं बाहर, जिससे किसी भी तरह का कुछ भी है ना उनको ना करना पड़े, उनको शिकायत का मौका ना मिले। हाँ। और ऐसे ऐसे क्रम में सुबह, क्योंकि कॉलेज ऑफिस पहुंचना वो टाइम बाउंड रहता था, तो मैं इसलिए सुबह सारे कामों को अपने डिसीजन के साथ में, अपनी समझ के साथ में करके, पूरा ठीक ठीक करके, पूरा अपनी तरफ से व्यवस्थित करके और फिर जाती। और जाने पर बेटा छोटा था, बड़ा वाला बेटा, तो वहां पर जाने पर बार बार फोन करके माता जी को ये ध्यान भी दिलाती रहती थी कि माता जी ये देना है, ये करके वहां पर रखा हुआ है, ऐसा हुआ हुआ है, ऐसा, है ना। वो फोन पर ध्यान दिलाती रहती थी उनको। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये बात को समझ पाई कि माता जी जब घर में है ना
वहां पर रहती थी परिवार में। तो माताजी उस जगह पर थी जब वो डिसीजंस को लेती थी और बाकी लोग सुनते थे, और छोटे बड़े सभी डिसीजंस को, है ना, में उनका प्रतिभाग, उसको वो एक्चुअली चेरिश करती। जो यहाँ पर आकर के मैं अपने आप को, कुछ समय की बाध्यता थी और कुछ लगता था कि इसमें कुछ गड़बड़ तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो ठीक से सब करके जा ही रही हूँ। लेकिन ये ध्यान गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है डिसीजन में, जिसको लेकर के वो परेशान रहती थी। और मुझे समहाउ, मैं अपने में जस्टिफाई करती थी कि ये भी कोई पूछने की बात है कि दाल कितनी निकालें, चावल कितना निकालें, सब्जी बनेगी क्या, है ना। तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ये सब इनसिग्निफिकेंट लगता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इससे इन्वॉल्वमेंट फील होगा, ऐसा मैं उस समय विजुलाइज नहीं कर पाती। तो मैं बहुत सारा करने के बाद भी, है ना, माता जी को एक तरह की शिकायत बनी रहती थी, और उनको एक बार बार ऐसा लगता रहता था कि यहाँ, है ना, वो अपनत्व नहीं मिल रहा, उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो बार बार वो, है ना, घर जाने के तरफ जाती करती थी, मतलब उसका। और मुझे भी बार बार ऐसा लगता रहता था कि आखिर परेशानी किस बात की हो रही है, क्योंकि उस बीच में बच्चे की अपब्रिंगिंग को लेकर के मुझे भी सहयोग की उस तरह की आवश्यकता थी, और वो पूरा कार्यक्रम बदलता था उनके जाने से। तो ये सब देख पाना, कुल मिलाकर के जब ये पूरा संदर्भ सामने आना आया, और पूरी वस्तु से, है ना, एक्सप्लोरेशन की दृष्टि बनी वस्तु के साथ में, तब मैं देख पाई, अपनी स्थिति को भी देख पाई, जस्टिफिकेशन के साथ में नहीं। ये दिखा कि अभी मेरे जीने में मुझे अपने में जो ठीक लगता है मैं करती जा रही हूँ। दूसरे व्यक्ति के प्रतिभा को, दूसरे व्यक्ति की, है ना, मूल्य को, उस व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस हो पाए, इसके लिए अवसर भी नहीं दे पा रही थी उस समय। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे बहुत सारे कार्यक्रम ये अपने में स्थिरता के साथ, अपने में क्लैरिटी के साथ बने, है ना। और उसका फिर अपने संबंधों में काफी एक जो लाइटनेस है कह सकते हैं, वो भी दिखाई पड़ी। तो जहाँ पहले वो कोई बात अपनी अपनी तरफ से कहती ही नहीं थी, अपने में भी कुछ, है ना, मान्यताओं के साथ में वो ज्यादातर चुप रहती थी, या फिर जब मैं बच्चे के बारे पूछती थी, बताती थी कैसा है, तबीयत किसी समय खराब है, तो मेरी अपनी बार बार फोन करके पूछना, और उनका ये मतलब उनको ये लगना कि भाई अपने इतने बच्चे पाले हैं हमने, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि तुम ही गाइड करोगी तभी फिर बच्चों का पालन पोषण होगा। तो इसके साथ में देख पाई कि वो भी उनको ना बहुत कंफर्टेबल नहीं करता है। तो और ये देख पाई कि इसके पीछे मेरा अपनी विश्वास भाव के साथ में, है ना, बने रहना, वो नहीं हो पाता उस समय, है ना। ये दिख नहीं पाता कि दूसरा व्यक्ति भी उसी संबंध के भाव के साथ में बच्चे की पालन पोषण और ये सब कर ही रहा है। और इसके चलते मैं अपने को बहुत समेट के, घर का ही पूरा काम करना है, पूरी जिम्मेदारी रखनी है, बाहर के लिए समय कहाँ है, ये सब मतलब उस समय चलता था। उसी समय भानु भैया के साथ में एक बार किसी वर्कशॉप में बाहर जाने की बात को लेकर के फिर ये चर्चा हुई, तो तब उनका थोड़ा सा ध्यान दिलाना और मेरा ये ध्यान गया कि भाई संबंध में, है ना, भागीदारी मेरी भी जिम्मेदारी है, और परिवार में कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और सभी उस जिम्मेदारी को करके खुश होते हैं, है ना, अपना प्रतिभाग करके तृप्त होते हैं। तो फिर मैं उसमें ओवरबर्डन क्यों हूँ, है ना। और दूसरी बात ये भी देखा कि संबंध का एक्सपेंशन बाहर भी है। एक तरफ जैसे ही ओवरबर्डन होती हूँ, तो दूसरी तरफ भागीदारी कम होती है, लगता है वहां पर अभी समय नहीं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बहुत सारा अपने कार्यक्रम में बदलाव हुआ, अपनी, है ना, समझ में स्पष्टता के साथ में। और पर्टिकुलरली मैं इस बात को कहती हूँ कि आज माता जी के साथ मेरे संबंध बिल्कुल मेरे अपने, है ना, माँ जैसे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मदर इन लॉ है, ये वाला संबंध, ये कभी भी माँ जैसे संबंध में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में भाव स्तर पर बहुत विभिन्नता मुझे उस समय अपनी मान्यताओं के साथ दिखती थी। पर आज बिल्कुल अलग है। आज माता जी और मैं दोनों ही इस संबंध के प्रति खूब आश्वस्त है। तो ये मैं कहना चाह रही थी पर्टिकुलरली भैया। जी दीदी,
बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आपके जैसे मतलब बात रखते हैं और बात करते हैं तो उससे बहुत ही जुड़ाव महसूस होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप शेयरिंग रखे और हम सभी को अ, मार्गदर्शन दे पाए। जी जी, नमस्ते, धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। धन्यवाद नितिन, बहुत ही सुंदर चर्चा रही। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। आपने शुरू से लेकर अभी तक की अपनी यात्रा को रखा और बहुत सारे बिंदुओं पे जो आपका ध्यान गया है क्रमशः उसको आपने रखा, और किस तरह से आप प्रयास कर रही हैं अपने ऊपर, किस तरह से आप भागीदारी कर रही हैं उसको भी आपने रखा। तो आपकी निष्ठा बनी हुई है समझने के लिए, जीने के लिए और वस्तु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और वो उस पूरे टीम को आगे ले जा रहा है। तो ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सभी को एक एक स्टेप पे काम करना ही है, और जितना जितना हम उन स्टेप्स पे गहराई से काम करते हैं और गति बनती है, भाव के प्रति और सजगता बनती है, और भाव के जो संस्कार हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस क्रम में हम सभी काम कर रहे हैं और हम सबको इसमें भी और काम करना है। तो आप सुबह के सत्र में पहले 5 बैचेज में तो बहुत ही नियमित रूप से जुड़ी रही हैं, तो बहुत सारा ध्यान आपने दिया ही, और वो गति आपके अंदर बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। और जिस तरह से आप बढ़कर भागीदारी कर रही हैं, वर्कशॉप लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और जो भी काम टीम की तरफ से दिया जाता है उसको आप जिस तरह से सहजता स्वीकारती हैं और उसको लक्ष्य करती हैं, तो आपके अपने विकास के लिए और पूरे कार्यक्रम की गति के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक एक बिंदु पे भी आप बड़ी गहराई से विचार करती हैं, एक एक शब्द के अर्थ में जाने का प्रयास करती हैं, और उसपे कई बार विशद चर्चा भी होती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अ, आप स्वयं में जांच परख और करते रहें, और अभ्यास 1 और 2 को और ठीक से अपने आप में देखने का प्रयास करते रहें, तो आगे गति और तेज गति से बढ़ेगी। तो मेरी तरफ से दीदी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी भैया, खूब धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग से ये जो जर्नी हो पा रही है उसमें हर एक का योगदान मैं देख पाती हूँ। तो सर को तो मतलब है ही हृदय से कृतज्ञता। सर के जीने से ही बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, गणेश सर के। लेकिन उसके अलावा राजुल भैया, कुमार भैया, भानु भैया, गोपाल भैया, मोती भैया, ये सारे लोग ना, इनके साथ में बहुत शुरुआत के साथ साथ में मनीषी मैम, है ना, और भी वंचना मैम, अभी संख्या देखूं तो अभी बहुत लंबी संख्या हो जाएगी। राय सर हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में एक आत्मीयता अपने में महसूस हो पाती है, और बहुत सहयोग रहा है आप लोगों का। तो बहुत सारे स्टेप्स देखने में, है ना, आप लोगों की गाइडेंस सहयोगी रही है, और अपेक्षा भी करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की गाइडेंस को बनाए रखिएगा। जहां तक रही ये स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन की बात, तो मुझे कई बार लगता है कि ये स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपकारी है। 5 मॉर्निंग सेशंस में ऐसा करके देखा ही कि बहुत उपकारी है। लेकिन जब एक बार ये दिखने लग जाते हैं ना, तो फिर एक के बाद एक क्रमवार, तो वो कई बार ये स्टेप की संख्या, है ना, कम होती हुई भी दिखती है। फिर लगता है कि इसके बाद ये तो फटाफट जुड़ ही गया। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखते हुए बहुत अलग-अलग ही, है ना, हर बिंदु पर, हर क्षण, हर घटना में से एक-एक स्टेप को अलग-अलग देखना है। वो फिर एक के बाद एक वो अपनी स्थिति में, है ना, चीज़ें ठीक से स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकित हो करके और निष्कर्ष रूप में आने लगती हैं। तो ऐसा है, आप लोग अपनी गाइडेंस को और अ, इस तरह के सजेशंस को ज़रूर देते रहा करिए। मेरी अपनी समझ में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। खूब धन्यवाद भैया। बहुत ही बढ़िया दीदी। ये तो है ही, ये 7 स्टेप्स को जितना बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनका आपस में जो अंतर संबंध है वो दिखने लगता है, और एक निष्कर्ष रूप में अपने आप को स्पष्टता बनती जाती है। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद भैया।